तो बेटा अब हमारा जो आज का जो पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर तो दोनों में ही है, बोर्ड में भी है और नीट में भी है, लेकिन जो चैप्टर 1 नंबर है वो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है। देखो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने। तो ये आपका चैप्टर 1 है, वो क्या है, सॉल्यूशंस। इसमें बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंट्रोडक्शन की। लेकिन उससे पहले मैं अगर बात करूं सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो बेटा अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि सर कोई भी लिक्विड ही होगा सॉल्यूशन होगा, तो है ना, यही आता है ना आपके दिमाग में। ऐसा नहीं है बेटा, केवल लिक्विड ही सॉल्यूशन नहीं होते हैं, आपके सॉलिड, गैस, लिक्विड सॉल्यूशन किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जो स्टील के बर्तन यूज करते हैं घर में स्टील के बर्तन यूज करते हैं, तो बेटा वो जो स्टील के बर्तन है ना वो भी आपका एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टील बना है वो किससे बना है, आयरन और कार्बन से। किससे? आयरन और कार्बन से मिलकर बना है। हालांकि उसमें जो आयरन है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड है कि नहीं है, यानी स्टील तो सॉलिड होता है ना, तो यानी आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेटा जो है हमारा चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग केवल हम इसमें ज्यादातर जो बात है वो मैक्सिमम जो बातें हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन की करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो पूरा ध्यान रखना यहां पर। और मैंने आपको बोला था कि मैं अपने हर वीडियो में आपको एक अच्छी बात जरूर बताऊंगा, वो बताऊंगा बच्चों, लेकिन पहले थोड़ा पढ़ लें उसके बाद बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के आधार पर, उसके बेस पर, ठीक है। तो देखो बच्चों, लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा बेटा, आपके जो है सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने की अगर पॉसिबिलिटीज है तो वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही चैप्टर है सॉल्यूशन। तो क्योंकि अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है तो या तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ सकता है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ सकता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से आपके जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है। यानी इससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी रहती है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस की यहां से। तो क्लियर है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान लगा के, मन लगा के देखिए। तो इंट्रोडक्शन, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैंने थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया सॉल्यूशन का। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बना है उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पे जो सॉल्यूशन के टाइप्स बनते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो उसके बेसिस पर हम कंसंट्रेशन को देखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो बच्चों कौन सा टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब अगर मैं बात करूं बच्चों तो यही वो टॉपिक है जहां से आपका जो है 12th क्लास का केमिस्ट्री का मेनली जो है चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे जो पहले की नॉलेज है वो आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं आपकी 11th में। तो मेन आपका चैप्टर मैं मानूं तो यहीं से शुरू हो रहा है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखो आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, बेटा जो रॉल्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपके दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, एक आइडल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडल सॉल्यूशन, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा एजियोट्रॉप्स। तो बेटा एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, ये वो मिक्सचर होते हैं या वो कंपाउंड होते हैं जो बिना कंपोजिशन चेंज किए, बिना कंपोजिशन चेंज किए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते रहते हैं। तो ये भी पढ़ने वाले बहुत अच्छे से, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद है अपना क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करूं
तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है बच्चों, ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, ये 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको केवल सॉल्यूशन ही परफॉर्म करता है या सॉल्यूशन ही शो करता है। तो पढ़ेंगे इसको। तो ये आपका न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के हिसाब से ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी पागलपंती का मास। तो देखो जैसे इंसान एबनॉर्मल हो सकता है, क्या मास एबनॉर्मल नहीं हो सकता? पढ़ेंगे इसको लेकिन चैप्टर के अंदर अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका लास्ट जो टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का वो होगा आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यानी आपका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उसके बेस पे आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर देखा जाएगा, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी जो है बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के हिसाब से जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना। अच्छा, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की मैं बात करूं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका ज्यादा आने की संभावना ये इस टॉपिक से है, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। यहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है? क्लियर है बच्चों? तो इस पे भी आप स्टार लगा लेना। यहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। जैसे आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस आ जाता है, तो इसी टाइप से आपके यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है कोर्स कंटेंट हो गया। कोर्स कंटेंट की मैं बात करूं तो कोर्स कंटेंट का मतलब है कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका हो गया अच्छे से कोर्स कंटेंट की क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो आप लोग अपना पूरा ध्यान, पूरा दिमाग, सब कुछ यहां पे रखना, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बच्चों। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? सॉल्यूशन। क्या रहने वाला है बच्चों? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेटा क्या होता है? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी ये 2 या 2 से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मतलब सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज, केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब ये सॉल्यूशन जिससे मिलकर बना है, होमोजेनियस मिक्सचर जिससे मिलकर बना है, उसके अंदर जो आपने कंपोनेंट लिए हैं उसको बनाने के लिए वो आपके केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, यानी वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। उसके बाद बात करूं मैं हुज कंपोजिशन कैन वेरी, हाँ ये अलग बात है कि वो आपस में कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद ये तो इतना तो समझ में आता है, लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि होमोजेनियस मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल बना के यहाँ पे और अच्छे से समझाने वाला हूं। तो पूरा ध्यान रखना, पूरा सपोर्ट चाहिए बच्चों आपका, ठीक है। तो बेटा ये है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्लास कंटेनर लेंगे, एक ग्लास कंटेनर लेंगे। इस ग्लास कंटेनर में हम क्या करेंगे, हम 100 ml ऑफ वाटर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? 100 ml क्या लेंगे बच्चों? वाटर लेंगे, ठीक है। और इस 100 ml वाटर में, इस 100 ml वाटर में हम क्या करेंगे, 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे। क्या? 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे। 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से डिसॉल्व करना है, ठीक है, अच्छे से डिसॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कि वाटर में सॉल्ट अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है अगर हम उसको अच्छे से डिसॉल्व करें तो, ठीक है। अब देखो बेटा मैक्स क्या कहता है? मैक्स क्या कहता है कि अगर 1000 ml वाटर में, 1000 ml वाटर में अगर आपका 1000 ml वाटर में अगर आपका 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, तो 1 ml ऑफ वाटर में, तो 1 ml ऑफ वाटर में कितना? 500 अपॉन 1000, 500 अपॉन 1000 ग्राम, यानी 0.5 ग्राम जो है आपका
सॉल्ट प्रेजेंट होगा। यानी अगर 1000 ml में 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंस है तो 1 ml वाटर में कितना 0.5 ग्राम सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये बेटा आपका मैक्स कहता है, ठीक है। तो अब हमने कहा इसको प्रूफ करना है। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में यहां से इस कंटेनर में छोटा सा ओरिफिस कर लिया, ओरिफिस मतलब छोटा सा छेद कर लिया, ठीक है ना। और यहां से हमने 1 ml ऑफ वाटर को निकाल लिया। अब आप जानते हैं कि वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है अच्छे से, तो उसके साथ सॉल्ट भी निकलेगा। तो 1 ml ऑफ वाटर लिया किसके साथ, विद सॉल्ट के साथ, और उसको हम कहां ले गए, उसको हम प्रैक्टिकल लैब में ले गए, यानी साइंस लैब में ले गए हमारे आसपास जो थी। अब वहां जाके हमने उस साइंस वाले उनको लैब वाले भैया को बोला कि भैया इसमें चेक करके बताओ कि इसमें जो है 1 ml ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंस है। तो थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई और उसमें क्या निकला कि भैया 1 ml ऑफ वाटर में तो 0.5 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो हमने कहा कि यार ऐसा हर 1 ml ऑफ वाटर में होगा। तो हमने क्या किया, हमने अब यहां से 1 ml ऑफ वाटर निकाला ओरिफिस करके, है ना। इसको भी ले गए हम कहा, साइंस लैब में। वहां पे फिर हमने चेक करवाया तो उसमें भी यही रिपोर्ट निकली कि 1 ml ऑफ वाटर में 0.5 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो हमें ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा जवाब मैथमेटिकली निकल रहा था वही किससे निकल रहा है, हमारा प्रैक्टिकली निकल रहा है। वही हमारा कैसे निकल रहा है, प्रैक्टिकली निकल रहा है। यहां हमको मैथ्स को सही या गलत प्रूफ नहीं करना था, हमें सिर्फ ये देखना था कि जो मिक्सचर है हमारा, जो ये हमारा मिक्सचर बना है, इसको मैं अभी मिक्सचर ही बोलूंगा क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर और सॉल्ट को क्या किया है, मिक्सचर किया है, तो मिक्स किया है। तो इसको मैं अभी मिक्सचर ही बोलूंगा, इसको मैं अभी सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, हालांकि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसमें वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना। अब इससे ये प्रूफ हुआ कि यहां पे जो है कंपोनेंट जो प्रेजेंट है इस मिक्सचर के अंदर वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यानी आप कहीं से भी 1 ml ऑफ वाटर निकालो उसमें आपको 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट ही मिलने वाला है। तो बेटा ये जो आपका मिक्सचर बनता है ये आपका किस टाइप का मिक्सचर हो जाता है बेटा, ये होमोजेनस मिक्सचर हो जाता है। ये कौन सा मिक्सचर हो जाता है, होमोजेनस मिक्सचर। कौन सा, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है बच्चों। और ये जो आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है इसी को ही आप क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं बात करूं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। हेट्रोजेनस मिक्सचर भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर जैसे मान लो कि अब अगर मैं क्या करूं कि इसमें 1000 ml ऑफ वाटर में आपका 500 ग्राम सैंड जो है वो मिक्स कर दूं, तो बेटा आंसर वही आएगा अगर मैथमेटिकली निकालें। अगर 1000 ml में 500 ग्राम जो है आपका सैंड प्रेजेंट है तो 1 ml ऑफ वाटर में कितना 0.5 ग्राम सैंड निकलेगा। लेकिन आप भी जानते हो बच्चों कि जो सैंड है वो वाटर में पूरे तरीके से मिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम उसका प्रैक्टिकली आंसर निकालना चाहेंगे तो वही करेंगे, हम उस सैंड और वाटर के सॉल्यूशन में से यहां से 1 ml ऑफ वाटर निकाल के ले जाएंगे कहां, प्रैक्टिकल लैब। तो हम जानते हैं जब हम नीचे से निकालेंगे तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो है सैंड नीचे की साइड प्रेजेंट होगी, तो वहां पे जो आपका 1 ml ऑफ वाटर में जो सैंड की जो क्वांटिटी आएगी वो 0.5 ग्राम से भी ज्यादा आ जाएगी। और जब ऊपर की साइड से ले जाएंगे उसको निकाल के तो वहां पे सबसे कम यानी 0.5 ग्राम से भी कम प्रेजेंट होगा सैंड वाटर के अंदर। प्रैक्टिकल लैब के अंदर अगर ले जाएं 1 ml ऑफ वाटर विद सैंड के साथ, तो बेटा इसका मतलब ये जो सैंड और वाटर का जो आपका मिक्सचर है उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है सैंड के वो आपके वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो वो आपका होमोजेनस मिक्सचर नहीं होगा। वो आपका कौन सा मिक्सचर होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। और हेट्रोजेनस मिक्सचर केवल एक मिक्सचर होता है, जबकि आपका होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसकी अगर सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं मैं तो अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। यानी एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जो 2 या 2 से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज से मिलकर बनता है वो आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के अंदर 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आपका एक तो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। अब बेटा सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। अभी जैसे हमने किसका सॉल्यूशन बनाया था? वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था, तो उसके अंदर वाटर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था, किसके कंपैरिजन में? सॉल्ट के कंपैरिजन में। तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा उसमें। और जो सॉल्ट था वो किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट था, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? सोल्यूट होंगे। वो क्या होंगे? आपके सोल्यूट होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आपका जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो 2 टाइप के सॉल्वेंट हो जाते हैं आपके। एक आपका एक्वास सॉल्वेंट हो जाता है और एक आपका नॉन एक्वास सॉल्वेंट हो जाता है। एक आपका नॉन एक्वास सॉल्वेंट हो जाता है। अब एक्वास सॉल्वेंट क्या होता है? अगर आपका सॉल्वेंट आप एज ए सॉल्वेंट किसका? वाटर का यूज कर रहे हैं, एज ए सॉल्वेंट आप किसका यूज कर रहे हैं? वाटर का यूज कर रहे हैं, तो आपका कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा? एक्वास सॉल्वेंट हो जाएगा। जो हमने अभी जो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाया, तो वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने कौन सा सॉल्वेंट यूज में लिया है? वाटर लिया है। तो वाटर हमारा क्या है? एक्वास सॉल्वेंट है। ठीक है बेटा। और नॉन एक्वास सॉल्वेंट यानी अगर हम किसी सॉल्यूशन को बनाते टाइम अगर हम क्या करें, वाटर के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट अगर यूज में लेते हैं, तो वो आपका हो जाएगा नॉन एक्वास सॉल्वेंट। वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? नॉन एक्वास सॉल्वेंट। जैसे मैं बात करूं, मैंने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे बोला था कि स्टील जो है वो आयरन और कार्बन से मिलकर फॉर्म हो रहा है। तो बेटा उसके अंदर आयरन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी आयरन एज ए सॉल्वेंट काम करेगा, और कार्बन जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वो एज अ सोल्यूट काम करेगा। तो जो आपका आयरन है वो कैसा सॉल्वेंट है? वो वाटर नहीं है, वो वाटर के अलावा दूसरा सॉल्वेंट है, तो वो आपका जो कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा? नॉन एक्वास सॉल्वेंट हो जाएगा। कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा बेटा? नॉन एक्वास सॉल्वेंट हो जाएगा। इसका पूरा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो जो सॉल्वेंट हैं दोनों टाइप के हैं, उनके बेसिस पे हमारे जो सॉल्यूशन है वो भी 2 टाइप के हो जाते हैं। क्या सॉल्यूशन भी हमारे क्या हो जाते हैं? 2 टाइप्स के हो जाते हैं। देखो, if solvent of a solution is water then the solution is known as the aqueous solution। अगर आप सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं। सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं, तो वो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? वो एक्वास सॉल्यूशन होगा। अगर आप सॉल्वेंट किसको ले रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर? वाटर को ले रहे हैं, तो आपको सॉल्यूशन क्या होगा? एक्वास सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। If solvent is other than water, अगर आपका सॉल्वेंट जो है वाटर के अलावा कोई और है, सॉल्वेंट जो है वाटर के अलावा कोई और है, तो फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा? नॉन एक्वास सॉल्यूशन होगा। यानी वो किस नाम से जाना जाएगा? नॉन एक्वास सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं बात करूं कि आपका जो वाटर वाला सॉल्ट वाला जो सॉल्यूशन बना था वो आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा? एक्वास सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वहां पे आपने एज ए सॉल्वेंट किसका यूज किया है? वाटर का यूज किया है। लेकिन आपका अगर मैं बात करूं स्टील वाला सॉल्यूशन, तो वहां आपने आयरन एज ए सॉल्वेंट लिया था, तो आयरन एज ए सॉल्वेंट लिया था, तो वो आपका कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? जो आपका स्टील वाला है वो नॉन एक्वास सॉल्यूशन की कैटेगरी में आने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ, अब एक बात मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, अपने हर वीडियो में आपको एक अच्छी बात बताऊंगा। तो अब वो अच्छी बात यह है बेटा कि अब आप या 11th या 12th क्लास में हैं, या उसके साथ आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा सबसे पहली बात ये कि अब आप ऐसी एज में आ चुके हैं जहां आपको ये पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है। क्यों? देखो, हम 10th के बाद ही सब्जेक्ट का
सब्जेक्ट को चूज क्यों करते हैं? क्योंकि 10th के बाद ये मान लिया जाता है कि हम इस चीज में बिल्कुल सक्षम है कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं उसको हम खुद चूज कर सकें। तो बेटा अब ये जो समय है उसको आप उपयोग कीजिए, उसको यूज में लीजिए। यहां इस समय में, इस टाइम में कुछ ऐसी चीजें भी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी और आपका जो मकसद है उससे आपका ध्यान हटेगा उन चीजों की वजह से। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल अपनी स्टडी पे फोकस रखना है और स्टडी पे फोकस रखकर ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब जरूर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान जरूर रखना, जीवन में कई सारी जो है ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको जहां से आपका ध्यान हटेगा पढ़ाई से, लेकिन आपको उन चीजों पे फोकस नहीं करना। आप बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखो मैंने आपसे बोला था कि जो आपके कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो दो टाइप के होते हैं, कौन सा? सॉल्वेंट और सोल्यूट। अब उसको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है बेटा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। यानी आपका सॉल्वेंट क्या होता है कि वो कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो आपका सॉल्वेंट हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में वाटर आपका क्या हो जाएगा? एज अ सॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बात तो हम पहले कर चुके थे। अब मेन बात ये वाली है, मेन बात ये वाली है जो हमने पहले नहीं करी। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है, जो सॉल्वेंट है आपको डिटरमाइन करता है किसको? फिजिकल स्टेट को, किसकी? सॉल्यूशन की। इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। देखो बच्चों, अभी हमने जो वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया उसके अंदर हमारा जो सॉल्वेंट था वाटर, वो क्या था? लिक्विड था। और बनने वाला जो सॉल्यूशन है हमारा वो भी क्या है? लिक्विड है। यानी अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या होगी? लिक्विड होगी। अब जैसे मैंने आपको स्टील का एग्जांपल दिया था, अगर आप उसमें सॉल्वेंट आपने क्या लिया? आयरन और कार्बन का मिक्सचर बनाया था। अब उसमें आयरन जो है आपका क्या है? मेटल है। आयरन क्या है? आपका मेटल है। तो स्टील भी आपका क्या है? मेटल है। यानी आयरन आपका सॉलिड है तो स्टील भी आपका क्या बनेगा? सॉलिड ही बनेगा। यानी सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। सॉल्वेंट अगर आपका क्या है? लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड ही बनने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये बात है। सॉल्यूशन विल हैव सेम फेज एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन का बिल्कुल सेम फेज यानी सेम फिजिकल स्टेट रहने वाली है जो कि सॉल्वेंट की होती है। क्लियर है बच्चों? अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं किसकी? सॉल्यूट की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सॉल्यूट की। बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर मत होना भैया, बोर मत होना, बोर नहीं होना है, अपने को पढ़ना है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, जो बच्चा बोर नहीं होता पढ़ाई से वही क्या करता है? पढ़ाई में सफल होता है। अब हमें करेला खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम करेला खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हमें पता है करेला कड़वा है, लेकिन करेला सेहत के लिए सबसे अच्छा है। वैसे ही पढ़ाई में बोरिंग फील होता है, लेकिन पढ़ाई ही हमें सबसे ज्यादा, स्टडी हमें सबसे ज्यादा जिंदगी में जो क्या दिलाती है? सम्मान दिलाती है। तो आपको भी जीवन में अगर सम्मान पाना है तो पढ़ाई पे ध्यान देना ही होगा। ठीक है बेटा? अब देखो सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज सॉल्यूट। वो सारे कंपोनेंट्स, अब देखो कंपोनेंट्स वर्ड आ गया यहाँ पे, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट नहीं आया, कंपोनेंट्स। तो यहाँ एस लगाने के पीछे रीजन ये है कि जो आपके सॉल्यूट हैं वो एक से ज्यादा होंगे। उसकी बात अभी करेंगे अपन, है ना? पहले आप देख लें। द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज सॉल्यूट। वो कंपोनेंट्स जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो आपके क्या हो जाते हैं बेटा? सॉल्यूट हो जाते हैं। वो आपके क्या हो जाते हैं? सॉल्यूट हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है उसके अंदर आपका वाटर तो सॉल्वेंट है क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन आपका जो सॉल्ट है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है,
लेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एज अ सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज अ सोल्यूट हो जाएगा। दीज में आल्सो बी वन और मोर इन द सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट जो है वो आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, किसमें, जो सोल्यूट हैं वो आपके सॉल्यूशन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसकी बात मैं अभी करूंगा। लेकिन सॉल्वेंट एक ही रहेगा, कैसे वो भी मैं बात करूंगा आपसे इस बारे में। लेकिन पहले थोड़ा देख लें इसको, एक एग्जांपल को देख लें। जैसे आपका शुगर सॉल्यूशन है, जैसे वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, तो ऐसे ही आपका शुगर सॉल्यूशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो आपका जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा वो किससे बनेगा, वो आपका वाटर और शुगर से मिलकर बनेगा। यानी वाटर में आप शुगर मिक्स करेंगे, जैसे वाटर में सॉल्ट मिक्स किया था। ठीक है, तो इसके अंदर वाटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और शुगर आपका लेजर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे थे कि जो है सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा टाइप के क्या होंगे, सोल्यूट हो सकते हैं। एक से ज्यादा टाइप के सोल्यूट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा टाइप के सोल्यूट भी हो सकते हैं। अभी अपन ने जो वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर देखा, सॉल्यूशन देखा, उसके अंदर जो है हमारा सोल्यूट भी एक था, सॉल्वेंट भी एक था। और उसके बाद हमने जो है शुगर सॉल्यूशन देखा, तो उसके अंदर भी हमारा सॉल्वेंट एक था और सोल्यूट भी एक था। तो मैंने आपसे बोला सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में। लेकिन लेजर क्वांटिटी में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके सोल्यूट के अंदर आ जाएंगे। कैसे, देखना, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सोल्यूट, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो है एक ही सोल्यूट होगा, उसके अंदर एक ही सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्वेंट होगा। एंड वन और मोर सोल्यूट, लेकिन जो सोल्यूट है वो एक या एक से ज्यादा होंगे। कैसे, देखो, आप लेमोनेड बनाते हैं, यानी नींबू पानी, शिकंजी पीते हो ना। अब तो गर्मी आ गई, पिया करो भैया, पिया करो, है ना। शिकंजी पियोगे तो थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी, है कि नहीं। देखो, अब आपका जो है लेमोनेड, अब लेमोनेड की अगर हम बात करें बेटा, तो जो लेमोनेड है उसके अंदर आप उसको कैसे बनाते हैं, आप खुद घर पे बनाते हैं, आपको पता है। हम वाटर लेते हैं, कॉमन सॉल्ट लेते हैं जो हमारा NaCl है, टाटा नमक, देश का नमक है, और शुगर लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ के यानी लेमन जूस डालते हैं उसमें थोड़ा, तो ये सब मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, हमारा लेमोनेड बनाते हैं, यानी शिकंजी बनाते हैं। अब बेटा देखो, मेरी बात सुनो, अब उसके अंदर हम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में किसको लेते हैं, ये सब बनाते हुए वाटर को लेते हैं। तो जो वाटर है वो आपका क्या हो जाएगा, एज अ सॉल्वेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, एज अ सॉल्वेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला और यहां पे लिखा भी हुआ है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा। तो वो एक सॉल्वेंट जो है यहाँ पे वो कौन सा है, वाटर है। लेकिन इसके अलावा जो भी बच रहा है, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कॉमन सॉल्ट हो गया आपका, शुगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ये तीनों के तीनों आपके किसमें, सोल्यूट में काउंट होंगे। और ये तीनों के तीनों वाटर के कंपैरिजन में कम क्वांटिटी में होंगे। तो जो कंपोनेंट्स जो है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, वो सारे कंपोनेंट किस में चले जाएंगे, आपके सोल्यूट में चले जाएंगे। तो यानी सोल्यूट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आपका सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है, आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो क्लियर है बच्चों।